हेलो एवरीवन। साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ना हम लोगों ने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट के प्रोसेस देखेंगे। कितने प्रोसेस पॉसिबल प्रोसेस हो सकते हैं, पहले रिवीजन देख लें हल्का फुल्का। इसके एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है वहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता था। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसके वाई एक्सिस पे रखते थे। इंक्लाइंड जो रेड लाइन है वो WBT डिनोट करता था। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा हॉरिजॉन्टल लाई करता था। और ये कर्व लाइन जो आप देख रहे हैं ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो करता था। और पर्पल इंक्लाइंड लाइन स्पेसिफिक वॉल्यूम डिनोट करता था। और साइड में इंथैल्पी स्केल होता था। ठीक है। अब मैक्सिमम पॉसिबल प्रोसेस साइकोमेट्रिक पे कितने हो सकते हैं, अगर हम फिगर ड्रॉ करें, एक रफ फिगर ड्रॉ करें साइकोमेट्रिक चार्ट का, तो अगर ये कोई पॉइंट ले लें, दो दो वैल्यू दी हो, इससे हम अगर राइट साइड में जाते हैं स्ट्रेट लाइन, आप ये जानते हैं कि ये हमारा क्या होता था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती थी। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इधर बढ़ते हुए, तो इधर क्या हो रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। तो इसे हम कहते, इसमें हम कहेंगे सेंसिबल हीटिंग। ठीक है। अगर इस पॉइंट से हम राइट साइड जाते हैं, स्ट्रेट लाइन है ये, राइट साइड जाएंगे तो आप देख रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे सेंसिबल कूलिंग। और इसी पॉइंट से हम स्ट्रेट ऊपर जाएं तो आप देख रहे हैं कि इस DBT पे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे ह्यूमिडिफिकेशन, प्योर ह्यूमिडिफिकेशन। और नीचे जाएं इसी तरह से इसको हम कह देंगे डीह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगर आप ये सब जानते हैं कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिनोट करता था, ये सेचुरेशन लाइन था, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 80%, 70%, 60% और ये 50%, और धीरे धीरे इसकी वैल्यू बदलती रहती है। ये रफ डायग्राम है। और यहाँ से WBT वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, इंक्लाइन लाइन शो होता था। तो अगर आप सबसे पहले सेंसिबल हीटिंग की बात करें तो आप देख रहे हैं .1 अगर इसको दे दें, इसको .2 दे दें, तो आप देख रहे हैं सेंसिबल हीटिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप देख रहे हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके सापेक्ष क्या हो रही है, घट रही है। आप देखिए पहले पहले मान लीजिए इस पॉइंट 50 था, अब धीरे धीरे ये 40, ये कहीं 30। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसिबल हीटिंग में क्या हो रही है, घट रही है। सेंसिबल कूलिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, आप देखिए पहले 50 था, अब ये कहां पहुंच गया, 70 से आगे। ठीक है ना। तो सेंसिबल कूलिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है। उसी तरह से अगर ह्यूमिडिफिकेशन में आप देखें,
ये 1 और सेकंड पॉइंट ये ले, तो आप ये देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रही है। ठीक है, और भी सारे पैरामीटर, मान लीजिए जो एंथैल्पी है तो इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए हीटिंग प्रोसेस में एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, उसी तरह से इस केस में ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में भी एंथैल्पी बढ़ रही है, डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में भी एंथैल्पी घट रही है। ठीक है, तो इस चार्ट को देख के आप पूरी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इन चार के अलावा एग्जैक्टली ये चार प्रोसेस अचीव करना काफी कठिन होता है। इन चार के अलावा चार लाइन ऐसी भी होती हैं जो इनको जस्ट बीचों बीच या ऊपर नीचे ये लाइन हो सकती है, पास होती हैं। इनका नाम उनके नाम पे ही होगा। इधर ये वाली लाइन को हम ह्यूमिडिफिकेशन कहते थे, इस वाले लाइन को हम लोग हीटिंग कहते थे। तो इस वाली लाइन को हम लोग कह देंगे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ये कूलिंग लाइन था, सेंसिबल कूलिंग लाइन था, और ये ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, तो इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो इस तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाए तो इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। और चौथे क्वाड्रेंट में इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कूलिंग, सॉरी क्या कहेंगे, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, और सारी प्रॉपर्टी उसी अकॉर्डिंग चेंज होगी। ठीक है, आप जो पहले चार मेथड थे उसी तरह बाकी इसकी इंथैल्पी, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसकी स्पेसिफिक हीट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ये सारी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस चार्ट की मदद से। यह चार्ट आपको जनरली पेपर में मिल जाएगा या आरएसी के बुक के लास्ट में आपको ये चार्ट मिला होगा, आप वहां से देख के मेजर कर सकते हैं। एग्जाम में आपके ये चार्ट ले जाना अलाउ होगा। अगर ना अलाउ हो तो आपको प्रॉपर आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये चार्ट बना होगा, या सारी वैल्यूआं क्वेश्चन में पुट की होंगी, दी होंगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये जो चार प्रोसेस हो रहे हैं इनके बीचों बीच आपके डेली लाइफ यूज में आप लोग इसका एप्लीकेशन देखे होंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, प्रथम चतुर्थांश की बात करें, तो ये जो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाए और इसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट फव्वारे के रूप में भेजें तो वहां पे हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यहां क्या हो रहा है, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। आपको घरों में डिजर्ट कूलर, जो जनरली जो कूलर इस्तेमाल होता है नॉर्थ इंडिया साइड में, जिसमें पीछे 3 साइड में खस लगाते हैं, घास लगाते हैं, और एग्जॉस्ट फैन के द्वारा वो एयर को फेंकता है,
तो वहाँ आप देखे होंगे वहाँ कूलिंग भी होती है और ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। इसीलिए इसका ज़्यादा उपयोग सिर्फ जून जुलाई तक या अगस्त तक होता है। उसके बाद जब बरसात के मौसम आ जाते हैं तो वो कूलर हमारा इफेक्टिव नहीं होता, तो हम उस समय ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय एयर में सेचुरेटेड हो चुका होता है, वाटर की क्वांटिटी काफ़ी फुल होती है। तो उस कंडीशन में हमें ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, आर्द्रता इन्वायरमेंट की काफ़ी अधिक होती है, जिस वजह से वो कूलर हमें कूल उतना अच्छी तरह से नहीं करता। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, इसमें हमारी क्या हो रही है, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो रही है। कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस जनरली आप लोगों ने एसी में देखा होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एसी में से पानी निकलता रहता है। वो पानी कहाँ से आता है, वो पानी आपके कमरे से, आपके केबिन से या आपके हॉल से निकलता रहता है। वो एनवायरनमेंट की एयर को वहाँ से वाटर वेपर को कंडेंस करके, डिह्यूमिडिफाइड करके एनवायरनमेंट में, मतलब बाहर वेस्ट के रूप में निकाल देता है। तो सेंसिबल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल होता है, आपके एयर कंडीशनिंग में। और कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहाँ होता है, डिजर्ट कूलर में। ठीक है, लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप नया कोई लैपटॉप खरीदें, नया मोबाइल खरीदें या कोई फ्लास्क खरीदें, तो उसके अंदर एक सिलिका जेल की एक पैकेट होता है, एक कागज का रैपर होगा, उसके अंदर कुछ गोलियां टाइप की छोटी छोटी सैंड बालू टाइप का कुछ गोली टाइप होता है, वो सिलिका जेल होता है। वो क्या करता है, वो उस नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, उसमें नमी को अवॉइड करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग एक डिवाइस नहीं कहेंगे, एक कोई पदार्थ होता है सिलिका जेल, उसको रख देते हैं। उसका काम ही होता है नमी को एब्जॉर्ब करना। और नमी को जब एब्जॉर्ब करेगा, आप जानते हैं नमी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो कंडेंसेशन ही होगा, और वो कंडेंसेशन होगा तो हीट तो कहीं डिलिबरेट करेगा, तो उस वजह से हीटिंग भी होती है। ठीक है, मान लीजिए अगर फ्लास्क रखे हैं, फ्लास्क में अगर सिलिका जेल है तो उस फ्लास्क को खोलेंगे, अगर यहाँ पे सिलिका जेल रख दिए, फ्लास्क को खोलेंगे, थोड़ी आपको हीटिंग भी दिखेगी, थोड़ा गर्म निकलेगा हवा उसके अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ के एयर को उसने क्या किया, यहाँ पे नमी को अब्जॉर्ब कर लिया, और वो नमी अब्जॉर्ब होने की वजह से एयर थोड़ी गर्म हो गई। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट आप लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे बाईपास फैक्टर। इस लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू।